नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल समाजशास्त्र विद मनीष पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संस्कृति के पार्ट 2 पर और इसका तीसरा पार्ट भी आएगा। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैं कंप्रहेंसिव ढंग से संपूर्णता में टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपको कहीं से भी अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप हमारे वीडियोज़ देख लें, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज़ बहुत जगह भटकना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे टॉपिक पर। उससे पहले मैं अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। मेरे कोर्सेज़ पीजीटी, टीजीटी, सोशियोलॉजी में अवेलेबल हैं और साथ ही जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो देर ना करें और 7054161270 पर कॉल करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। और जो नेट और जीआरएफ के लिए फ़ीस 5000 रुपये रखी गई है, जबकि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगामी एग्जाम तक की जो फीस है वो 2500 रुपये रखी गई है। हमारे लेक्चर आप देखें और उनसे आप अपने आप को कंपैरिजन कर लें दूसरे लेक्चर से कि किस रूप में हमारे लेक्चर बेहतर हैं, प्रभावी हैं, पर्याप्त कंटेंट है, प्रभावी कंटेंट है और सरलता से उदाहरण देकर समझाने की हमारी पद्धति है पढ़ाने की। तो उसमें एकदम बिल्कुल आप असहज नहीं होते हैं, आसानी से आपको बात समझ में आती है और मैटर का भी बर्डन आप पर नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। हम लोगों ने संस्कृति के पार्ट 1 में काफ़ी कुछ किया है। अब पार्ट 2 में बात करते हैं दृष्टिकोणों पर। पहला दृष्टिकोण है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के बारे में जैसा मैंने बताया कि प्रकार्यवाद क्या है। प्रकार्यवाद बेसिकली समाज में जो होने वाली घटनाएं हैं उनको एक सकारात्मक नज़रिए से, एक पॉजिटिव नज़रिए से अप्रोच करता है, देखता है। उसी को हम लोग प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। इस श्रेणी के जो चिंतक हैं उनमें मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन प्रमुख चिंतक हैं। मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। मैलिनोवस्की ने मनुष्य की 7 जैविक विशेषताएं बताई हैं और 7 जैविक विशेषताएं, 7 बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और इन विशेषताओं को एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्रमशः एक एक करके याद रखेंगे। पहली विशेषता है शारीरिक पोषण। शारीरिक पोषण यानी मनुष्य के कल्चर तो बाद में सीखेगा, पहले वो उसका फिजिकल जो है न्यूट्रिशन तो होना चाहिए, फिर रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन करना, फिर शारीरिक आराम करना, सुरक्षा प्रदान करना, गति देना, वृद्धि करना और स्वास्थ्य। ये 7 बातें हैं जिनको मैलिनोवस्की 7 जैविक विशेषताओं के अंतर्गत समाहित करते हैं, शामिल करते हैं। अब रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बात करते हैं मित्रों। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानवशास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी तरीके से उसमें जो है सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहकर संबोधित करते हैं। तुलनात्मक समाजशास्त्र कहकर संबोधित करते हैं। अगला अप्रोच है, दूसरा अप्रोच है संरूपणात्मक दृष्टिकोण। संरूपणात्मक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के जो प्रवर्तक हैं उनमें राल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड और रूथ बेनेडिक्ट, पैटर्न ऑफ कल्चर वाले, ये 3 समाजशास्त्री हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा संरूपणात्मक दृष्टिकोण से कौन कौन से समाजशास्त्री संबंधित नहीं हैं या हैं। किसी भी का भी नाम दे देंगे और वहाँ चेक करना मुश्किल हो जाता है कि कौन है। तो राल्फ लिंटन है प्रस्तुति भूमिका वाले, रॉबर्ट रेडफील्ड हैं ग्रामीण नगरीय सातत्य के बारे में इन्होंने बताया, और रूथ बेनेडिक्ट पैटर्न ऑफ कल्चर इनकी बुक है, काफ़ी काम है इनका। अब राल्फ लिंटन लिखते हैं, कहते हैं संस्कृति से समाज के सीखे हुए व्यवहारों से समरूपता बनी रहती है, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, जिससे समाज में सामाजिक संस्कृति अनुरूपता बनी रहती है। यानी कि जैसे हम अपने कल्चर में सीखते हैं, जैसे हमें कैसे किसी से बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, चाहे माता के तरफ के रिश्तेदार हों, पिता की तरफ के रिश्तेदार हों, ससुराल की तरफ के रिश्तेदार हों, दोस्त हों, सामाजिक परिदृश्य हो, वहाँ हमें कैसे व्यवहार करना है। यदि हम डिसकंटिन्यूटी लाते हैं तो मिसबिहेव करते हैं एक तरीके से सोशल जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें एक तरीके से नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। तो इसी में कहा गया कि लिंटन कहता है संस्कृति से समाज के सीखे हुए व्यवहार से समरूपता बनी रहती है, यानी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, जिससे क्या होता है समाज में सामाजिक सांस्कृतिक अनुरूपता बनी रहती है, एक तरीके की कन्फॉर्मिटी अनुरूपता बनी रहती है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर है और ये बताते हैं
संस्कृति जीवन का ढंग है, कल्चर इज वे ऑफ लाइफ, जीवन का ढंग है, यानी यह हम किस तरीके से हमें सिविलाइज किया गया है, किस तरीके से हमें एक संस्कृति प्रदान की गई है, तुरंत लोग जान जाते हैं कि ये किस वर्ग विशेष से, किस जाति विशेष से, किस राष्ट्र, किस क्षेत्र, किस प्रांत विशेष से ये बिलोंग करता है, तुरंत लोग पहचान जाते हैं। तो जीवन जीने का ढंग है, और उसी ढंग को जब हम जैसे हम जीते हैं, जैसे हम होते हैं, वैसे ही हम दिखते हैं। आगे एक कंसेप्ट है संस्कृति की आत्मा। संस्कृति की आत्मा, संस्कृति के जो कोर, जो इसेंस हैं, तत्व हैं, उनको संस्कृति की आत्मा कहा गया है। और ये जो कंसेप्ट प्रयोग किया है, ये रूथ बेनेडिक्ट ने प्रयोग किया है, रूथ बेनेडिक्ट ने। डियर फ्रेंड्स, इन्होंने दो टर्म और यूज किए हैं, एक है अपोलिनियन और दूसरा है डायोनीशियन। जब कभी संस्कृति की आत्मा पूछा जाए तब भी आप रूथ बेनेडिक्ट लगाएंगे, अपोलिनियन कहा जाए तब भी लगाएंगे, और डायोनीशियन कहा जाए तब भी आप रूथ बेनेडिक्ट ही लगाइएगा। अब तीसरा दृष्टिकोण है या लयात्मक दृष्टिकोण। लयात्मक दृष्टिकोण, इसको थीम दृष्टिकोण, लय मतलब थीम, थीम दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है, मॉरिस ओपलर हैं। लयात्मक दृष्टिकोण के प्रवर्तक मॉरिस ओपलर हैं। इन्होंने कहा कि जो लय यानी जो थीम है वो घोषित स्वीकृत परिणाम है और यह स्वयं सिद्ध है, यानी कि एक तरीके की जो कल्चर है एक लय में चलती है, ठीक है, वो घोषित है, स्वयं में सिद्ध है और कंटिन्यूटी में चल रहा है, उसको लोग मान्यता देते हैं। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार, यह कंसेप्ट दिया है क्लार्क विजलर ने। क्लार्क विजलर ने इस कंसेप्ट को दिया है। इसमें क्या है कि संस्कृति का एक से दूसरे क्षेत्र में फैलना, मतलब कोई कल्चर है, सांस्कृतिक प्रसार से आशय है कि एक संस्कृति का दूसरे क्षेत्र में फैलना। जैसे ब्रिटिश संस्कृति भारत में फैली, मुगल काल में या दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में इस्लामीकरण हुआ, तेजी के साथ प्रसार हुआ उसका। अब सांस्कृतिक प्रसार के दृष्टिकोणों को हम लोग जान लें। पहला इसमें जो संप्रदाय है वो है जर्मन संप्रदाय। इसे कुंटर क्रीज संप्रदाय भी कहा जाता है, इस नाम से प्रश्न पूछा गया है, कुंटर क्रीज संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं ग्रेबर एंकरमैन। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक समाज का एक सांस्कृतिक द्वीप होता है, उसे ही सांस्कृतिक घेरा भी कहते हैं। अभी बताते हैं कैसे। सांस्कृतिक द्वीप या सांस्कृतिक घेरा, यानी कि इसका आशय यह है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक, मतलब जैसे भारत है, मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र विशेष में, जैसे मान लो कि पूर्वांचल की कल्चर है, ठीक है, उसके किसी क्षेत्र विशेष में एक खास किस्म की भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन इत्यादि प्रयोग की जाए तो उसे कह दिया जाएगा सांस्कृतिक द्वीप। और इसको कुंटर क्रीज संप्रदाय द्वारा जो है अभिव्यक्त किया गया है, सांस्कृतिक द्वीप या सांस्कृतिक घेरा। आगे बढ़ते हैं, इसे हम लोग समझेंगे ब्रिटिश संप्रदायवाद की नज़र से। ब्रिटिश संप्रदायवाद की नज़र से इसमें इसके जो संबंधित प्रवर्तक हैं उनका नाम है ग्रेफ्टर स्मिथ। ग्रेफ्टर स्मिथ, इनकी पुस्तक का नाम है डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। डिफ्यूजन ऑफ कल्चर अभी तक मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया है, लेकिन तैयार रहिए, पूछा जा सकता है। डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, उसमें क्या बताते, और जो है विलियम पेरी ये बताते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है द चिल्ड्रन ऑफ द सन। द चिल्ड्रन ऑफ द सन, इन लोगों इस संदर्भ में बात करते हैं। अगला संप्रदाय है अमेरिकी संप्रदाय। इस संप्रदाय के चिंतक कौन है, पूछ लेगा। संस्कृति पर अमेरिकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ब्रिटिश संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ। क्लार्क विजलर हो गए, फ्रेंच बुआस हो गए, ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, अमेरिकन संस्कृति। जाहिर सी बात है। अब अमेरिकी कल्चर है मैकडोनलाइजेशन, जिसे मैकडोनाल्ड कहते हो, वो कल्चर, फोर्ड कल्चर, ये जो आजकल जो कस्टमर केयर सर्विस है ये फोर्ड ने स्टार्ट करी थी। मैकडोनल्ड कल्चर में आज सब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खा रहे हैं। तो ये क्या है, उनके ब्रिटिश प्रसारवाद है, अमेरिकी प्रसारवाद है। फिर अगला कंसेप्ट, अगला है संस्कृति का महत्व क्या है। संस्कृति का महत्व क्या है, तो ये व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि व्यक्ति के लिए इसलिए महत्व है कि मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह पर रहता है, ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ पर लोग मतलब ऐसे बसते हैं जो कोई बहुत अच्छी जिनकी जीवन शैली नहीं, बहुत अच्छी उनके पास सभ्यता नहीं, तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके का जस्ट लाइक एक ट्राइबल व्यवहार करेंगे, जस्ट लाइक अनह्यूमनिस्टिक व्यवहार करेंगे, अमानवीय व्यवहार वो करेंगे। तो ये मनुष्य को मानव बनाती है। समूह के लिए महत्वपूर्ण है ना, चूंकि समूह के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करती है। जैसे जिसे इमानुएल दुर्कheim सोशल सॉलिडेरिटी कहते हैं। एक संस्कृति भी होली आने वाली है, होली के दौरान लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपनी उलझने, लड़ाई झगड़ा भुलाकर एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमारी संस्कृति का ये प्रतीक है। और ये जो है संबंधों को स्थिरता भी प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर होगा संस्कृति का महत्व, संबंधों को स्थिरता प्रदान करती है। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर जो कि बहुत जरूरी हैं, इनको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, एक एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक से सदैव 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। पहला है सांस्कृतिक क्रोध। इस कंसेप्ट को किसने दिया है, सांस्कृतिक क्रोध को? जूलियन स्टीवर्ड ने, जूलियन स्टीवर्ड ने इस जो है कंसेप्ट को दिया। इसका मतलब क्या होता है? संस्कृति का वह तत्व जिस पर पर्यावरण का तीव्र प्रभाव पड़ता है, यानी संस्कृति पर भौगोलिक प्रभाव यदि पड़े या पर्यावरण का प्रभाव पड़े। अब ये प्रभाव क्या है? जैसे भारत एक क्षेत्र, भारत में बसने वाले लोग, उनकी जीवन शैली है ना, और यही लोग अगर मान लो मैं अमेरिका चला जाऊं तो अमेरिकन जीवन शैली का मुझ पर प्रभाव कितना ही कम पड़े, चाहे आंशिक रूप से ही पड़े, लेकिन पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन जो मेरी मूल संस्कृति है वो बनी रहेगी। अगला है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी, इस कंसेप्ट को भी जूलियन स्टीवर्ड ने दिया है, जूलियन स्टीवर्ड ने दिया। इसमें क्या कहा जा रहा है कि संस्कृति में पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, संस्कृति में पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक वर्गीकी। इस कंसेप्ट को भी जूलियन स्टीवर्ड ने दिया है, जूलियन स्टीवर्ड ने दिया है। इसमें मैदानी संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति, ये सब संस्कृतियां शामिल होती हैं। मैदानी संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति, यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग, उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, खान पान भिन्न है। आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, है ना, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के हिली स्टेट्स को देख लीजिए। जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा भिन्न है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक संक्रमण या परसंस्कृति ग्रहण। जब एक संस्कृति पर दूसरे संस्कृति का प्रभाव पड़े, या मैं किसी दूसरी संस्कृति को मान लो मेरे जो है स्वीकार करूं, ग्रहित करूं, तो उसे कहा जाएगा परसंस्कृति ग्रहण। सिंपल है। सातवीकरण का, एसिमिलेशन का कंसेप्ट रॉबर्ट पार्क ने दिया। मैंने इस पर कंप्लीट एक लेक्चर ही बना दिया है, तो आप लोग वहां से देख लेंगे। इसमें क्या है कि दो संस्कृतियां आपस में मिल जाएं तो एसिमिलेट हो जाती है, एक दूसरे पर को प्रभावित करती हैं। जिससे भारत में ब्रिटिश और मुगल सभ्यता का जो प्रभाव है, संस्कृति का जो प्रभाव है, वो हमारी संस्कृति ने उनको पूरे तरीके से जो है अपने में समाहित कर लिया है, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखा गया है। अगला कंसेप्ट है सह संस्कृति ग्रहण। सह संस्कृति ग्रहण, ये कंसेप्ट दिया है हर्ष कोविट्स ने। हर्ष कोविट्स ने कंसेप्ट दिया है। इसमें क्या है? अपनी संस्कृति को अचेतन रूप से सीखना, अपनी संस्कृति को अचेतन रूप से सीखना। जैसे हम लोग अगर जब छोटे होते हैं तो छोटे होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि हम कुछ खास सीख रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का ढंग है। तो कल्चर कहा जाता है, कल्चर को भी सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बचपन में, छोटे में सब चीज़ें सीख रहे हैं, आज भी हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं, अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं जो, और लेकिन उनके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि हमें कोई खास मेहनत करनी पड़े, वो हमारे जीवन का अंग हो जाती हैं। तो धीरे धीरे सीखते सीखते हम एक संपूर्ण इंसान के रूप में तब्दील होते हैं, एक मैच्योर कैंडिडेट के तौर पर। अगला कंसेप्ट है संस्कृति ग्रहणकरण, संस्कृति संस्कृताइजेशन
एम एन श्रीनिवास का संस्कृति है का कंसेप्ट है, सॉरी एम एन श्रीनिवास का ये कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि एक निम्न जो है जाति का व्यक्ति या वर्ग का व्यक्ति उच्च जाति के जैसे आचार व्यवहार विचार प्रस्तुत करने लगे तो उसे कहा जाता है संस्कृति ग्रहण। अगला कंसेप्ट समाजीकरण। समाजीकरण लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को सीखता रहता है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इस कंसेप्ट को दिया है फ्रेंच बोआस ने। फ्रेंच बोआस ने इस कंसेप्ट को दिया है। इसमें क्या है कि जैसे सर्वधर्म समभाव इसका सबसे एग्जाम्पल है कि एक ही संस्कृति में एक ही संस्कृति में या एक ही राष्ट्र में विभिन्न संस्कृतियां हो और सबको सम्मान हो, सभी को आप सम्मान की नज़र से देखें तो उसे कहा जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को ज़्यादा भाव देना। अगला भाषाई सापेक्षवाद। अगला कंसेप्ट है भाषाई सापेक्षवाद। इसे एडवर्ड सापिर ने इस कंसेप्ट को दिया है, भाषाई सापेक्षवाद। इनकी पुस्तक है फॉल्स कल्चर, लैंग्वेज, और तीसरा है कल्चर एंड पर्सनालिटी। पहली है फॉल्स कल्चर, दूसरी पुस्तक है लैंग्वेज और तीसरी है कल्चर एंड पर्सनैलिटी। इन तीनों पुस्तकों में एडवर्ड सापिर ने जो है भाषाई सापेक्षवाद को बताने की कोशिश की। जैसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद होता है वैसे भाषाई सापेक्षवाद होता है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक केंद्र। इस कंसेप्ट को दिया है क्लार्क विजलर ने। इसमें क्या है, संस्कृति उत्पत्ति के स्थान पर सर्वाधिक प्रभाव जो डालती है, इसे फोकस्ड कल्चर भी कहते हैं। इसे हर्स्कोविट्स ने फोकस्ड कल्चर कहा है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा आसानी के साथ बताते हैं। जैसे मान लो कि हिंदुइज्म का उदय भारत, उसका मान लो सेंटर भारत है। जैसे कहा जाता मिस्र है ना, वो अनेक भाषाओं की अनेक सभ्यताओं की जननी है। तो उन जगहों पर एक खास किस्म का जो है कोर कंसर्न बना रहता है सांस्कृतिक केंद्र, यानी संस्कृति का हिंदुइज्म का मूल जैसे है वो भारत में ही है ऐसे। और इसी को हर्स्कोविट्स कहते हैं, सांस्कृतिक केंद्र को फोकस्ड कल्चर। अगला कंसेप्ट है काल क्षेत्र। काल क्षेत्र, इस कंसेप्ट को भी क्लार्क विजलर ने दिया है। क्लार्क विजलर ने दिया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमा पर प्राप्त लक्षणों की प्राचीनता। किसी सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमा, जैसे ये एक जो है देश है। अब मान लो ये इसकी सीमाएं हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमाएं हैं, और मान लो कि भारत की मूल भाषा है हिंदी है, लेकिन यहाँ पर तमाम अन्य भाषाओं का हिब्रू, इंग्लिश इत्यादि इत्यादि जो भी भाषा, पर्शियन, जो भी लैंग्वेज है, उर्दू इत्यादि भाषाओं का प्रभाव हमारे परिधि पर पड़ता रहे तो उसी को कहा जाएगा काल क्षेत्र। कंसेप्ट दिया गया क्लार्क विजलर द्वारा। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक चरमावस्था, मतलब एक तरीके से कल्चरल पीक इसे कहा जाएगा, चरम अवस्था। इस कंसेप्ट को दिया है क्रोबर ने इस कंसेप्ट को दिया है। वो कहते हैं सांस्कृतिक चरमावस्था का मतलब है जब संस्कृति अपने एक तरीके से शबाब पर हो, यानी प्रभाविता के चरम स्तर पर हो। जैसे ब्रिटिश कहते हैं कि जो ब्रिटेन का कल्चर है वो कभी नहीं डूबेगा, या ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि उनका संस्कृति पर नियंत्रण है, यानी उनका भाषा पर नियंत्रण है जो कि इंग्लिश है। अगला है सांस्कृतिक प्रबलता। इस कंसेप्ट को भी क्रोबर ने दिया है। सांस्कृतिक प्रबलता कंसेप्ट को किसने दिया, क्रोबर ने दिया है। ये क्या कहते हैं, अन्य संस्कृतियों को प्रभावित करने की क्षमता हो, यानी जैसे अंग्रेजी है, अन्य संस्कृतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है अंग्रेजी। पूरी दुनिया में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी का एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन है। जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है उसके बारे में आमतौर पर लोग ये राय बना लेते हैं कि वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा समझदार है,
बहुत अच्छा कंटेंट बोल रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा है, लोग इस भ्रम में रहते हैं। अगला है प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार, ये कंसेप्ट भी प्रोबर ने दिया है, प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार का कंसेप्ट। ठीक है, अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक जड़ता। इस कंसेप्ट को दिया है लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस ने इस कंसेप्ट को दिया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई ऐसी संस्कृति जो अपना महत्व खोने के बाद ही बनी रहती है, महत्व खोने के बाद बनी रहे, जैसे मान लो कि जैसे अंतरजातीय अंतर विवाह या अंतः विवाह का कंसेप्ट है भारत में। अनुलोम विवाह का सरल भाषा में कंसेप्ट जो है एक सिद्धांत है जिसको मान्यता मिलती है अनुलोम विवाह का। लेकिन आज के डेट में इंटर कास्ट मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, अदर कास्ट में विवाह करना, ये सब कुछ आसानी के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस जड़ता मूलक संस्कृति को अपनाए हुए हैं। या दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कहा जाए कि भारतीय विद्या उपागम में संस्कृत को विशेष स्थान प्राप्त है। मान लो संस्कृत बोलने वाला अपने आप को वरिष्ठ बताता रहे, लेकिन अब कौन बोलता है संस्कृत? अब संस्कृत की प्रभाविता उस रूप में तो कम से कम नहीं ही है। लोग हिंदी या अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या अन्य रीजनल लैंग्वेज उससे ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। अगला विदेशी केंद्रीयता। इस कंसेप्ट को किसने दिया? हार्टन एंड हंट ने दिया। हार्टन ने दिया है। वो इसमें क्या होता है, विदेशी केंद्रीयता में अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने प्रतीकों को हीन समझना और दूसरी संस्कृति को वरिष्ठ समझ लेना। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा भारत देश, जहाँ पर 1500 से ज़्यादा भाषाएं, विश्व के सभी धर्म, विश्व की सभी संस्कृतियों का निवास भारत में है। तो एक तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरिज्म देखने को मिलता है। अगला कंसेप्ट है मूलभूत संस्कृति। मूलभूत संस्कृति का सिद्धांत दिया है रॉल्फ लिंटन ने। इसमें वो क्या कहते हैं कि समाज एक प्रकार के सामाजिकरण से गुजरता है। मूलभूत संस्कृति यानी कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी लोग अपनाएंगे, या एक ही धर्म के सभी लोग, चाहे वो जिस जाति, धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र इत्यादि से आते हों, लेकिन वो एक ही जैसी जीवन शैली से गुजरेंगे। जैसे भारतीयता का गुण सम्मान करने का है, सहिष्णुता का है, ये सब जो हमारे गुण हैं वो मूल हमारे जो है क्या कहते हैं, मूल संस्कृति है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो। अगला है एक कंसेप्ट है मूलभूत व्यक्ति। इसी मूलभूत संस्कृति को एक समाजशास्त्री कार्डिनर वो इसको कहते हैं मूलभूत व्यक्ति कहते हैं, मूलभूत व्यक्ति कहते हैं। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक नायक। इस कंसेप्ट को दिया है लेवी स्ट्रॉस ने। सांस्कृतिक नायक जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ये लोग क्या हैं? सांस्कृतिक नायक हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक हैं, हिंदू नवजागरण के पुरोधा हैं। तो इस लोगों को कहा जाएगा सांस्कृतिक नायक। और लास्ट कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है सांस्कृतिक संशक्ति। सांस्कृतिक संशक्ति ये कंसेप्ट दिया है टायलर ने। इसका देसी भाषा में मतलब है चिपके रहना, यानी कुछ सांस्कृतिक तत्व विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप में पाए जाएं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो भारत है, ये पूरा मान लो भारत है, मैं बनाना मुझे नहीं आता, ये भारत है। अलग अलग क्षेत्रों में कोई मतलब यहाँ केरल में रह रहा है, कोई पश्चिम बंगाल में रह रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, कोई इधर पश्चिम में रह रहा है, कोई उत्तर में रह रहा है। लेकिन कुछ विशेषताएं हिंदुइज्म की या सिखों की या ईसाइयों की या जैनों की अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेषताएं यहाँ हमारी देखने को हिंदुओं की मिल जाएं, कुछ यहाँ देखने को 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 मिल जाएं, तो उसे कहा जाएगा सांस्कृतिक संशक्ति। इसको टायलर कहते हैं चिपके रहना, यानी कि कितना भी बदलाव आ जाए लेकिन
कुछ भूभागों में, कुछ क्षेत्रों में उस संस्कृति के तत्व आपको लगातार देखने को मिले, तो इसे कहा जाएगा सांस्कृतिक संस्कृति। मित्रों, हमारा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा यह हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग अपनी राय हमारे लेक्चर पर ज़रूर व्यक्त कीजिए। अगर आपको कुछ सुधार चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, तो हमसे आप जो है शेयर कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को पेड ग्रुप चाहिए वो 7054161270 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। वो लेक्चर बहुत ही सस्ते हैं, प्रभावी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। आप आसानी के साथ उनको हमारे लेक्चर के साथ एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।